चैप्टर 2 पार्ट 9। पहला टॉपिक है कंटेंट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। पहला है नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द एक्वायरर। एक्वायरर का नाम क्या है, उसका आइडेंटिटी क्या है, और एक्वायर एंड पीएससी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट उनका भी जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ सेलर। उसके बाद थर्ड है नेचर ऑफ द प्रपोज्ड एक्विजिशन such as purchase of share or allotment of share or any other means of acquisition of share और वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी। तो बेसिकली यही कि आपने एक्विजिशन किस तरीके से किया है, जैसे कि शेयर अक्वायर किया है या अलॉटमेंट शेयर किए हैं, तो वो एक्विजिशन का नेचर आपको बताना है। चौथा है द कंसिडरेशन फॉर द प्रपोज एक्विजिशन एंड प्राइस पर शेयर। तो आपने क्या कंसिडरेशन उसके लिए अलॉट किया है एक्विजिशन के लिए, और क्या प्राइस पर शेयर रहेगा वो बताना है। उसके बाद फिफ्थ है द ऑफर प्राइस एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या ऑफर प्राइस मिलेगा और किस मोड में आप पेमेंट करोगे, कैश में, बैंक गारंटी या जो दूसरे फॉर्म्स होते हैं उसमें या शेयर्स में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ऑफर साइज एंड कंडीशन एज टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इफ़ एनी। तो अगर ऑफ़र साइज़ क्या है, कितने शेयर्स उसमें इन्वॉल्व है वो बताना है, या फिर अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है एज टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर वो कंडीशनल ऑफर है तो वो बता दो अगर है तो। उसके बाद है लास्ट पॉइंट इंटेंशन ऑफ द अक्वायर इधर टू डिलीट द टारगेट कंपनी और रिटेन द लिस्टिंग ऑफ टारगेट कंपनी। आप अक्वायर कंपनी को डिलीट करना चाहता है क्या इस ऑफ़र के बाद, या रिटेन करना चाहता है, जो भी इंटेंशन है वो बता दो। उसके बाद लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिलिस्टिंग अंडर रेगुलेशन 5 है द प्रपोज्ड ओपन ऑफर प्राइस एंड इंडिकेटिव प्राइस। तो अगर डिलिस्ट आप करना चाहते हो तो फिर आप इंडिकेटिव प्राइस और ओपन ऑफर प्राइस जो है वो दोनों बता दो। ये हो गए इसके कंटेंट। पहला है नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ अक्वायर, नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ सेलर, नेचर ऑफ द प्रपोज एक्विजिशन, consideration of the proposed acquisition, offer price and mode of payment, offer size and condition as to minimum level of acceptance, and last intention of the acquirer either to delist the target company or retain the listing of target company। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट शैल कंटेन सच इंफॉर्मेशन एज मे बी specified in order to enable shareholder to make informed decision with reference to open offer। तो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में इतनी इन्फॉर्मेशन रखो जितने से शेयर होल्डर जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। उसके बाद नेक्स्ट है ना कुछ झूठा होना चाहिए ना कुछ छूटा होना चाहिए। पब्लिक स्टेटमेंट या डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो, या फिर बाकी जो भी स्टेटमेंट आप इशू करते हो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर, पब्लिसिटी मटेरियल जो भी है, लेटर ऑफ ऑफर वगैरह, इन सभी में जो है ऑल दिस शैल नॉट ओमिट एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और कंटेंट एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी ओमिट नहीं करना, ना कुछ छूटा होना चाहिए, नॉट कंटेंट एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, ना कोई झूठा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फाइलिंग ऑफ लेटर ऑफ ऑफर विथ बोर्ड। मतलब जब लेटर ऑफ ऑफर जो है आप सेबी को देंगे तो उसके बारे में है। रेगुलेशन 16 प्रोवाइड दैट विद इन 5 वर्किंग डे फ्रॉम दी डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 5 दिन के अंदर द अक्वायरर शैल थ्रू मैनेजर टू ओपन ऑफर फाइल विथ सेबी अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर अलॉन्ग विथ नॉन रिफंडेबल फीस। तो अक्वायर जो है सेबी को ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करेगा डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट से 5 दिन के अंदर अलॉन्ग विथ नॉन रिफंडेबल फीस। तो फीस कितनी होगी, अगर जो आपका ओपन ऑफर है उसमें कंसिडरेशन जो पेएबल है वो है अप टू 10 करोड़ तो 5 लाख फीस होगी, और अगर मोर देन 10 करोड़ है तो 0.5% ऑफ ऑफर साइज होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 4 15 दिन के अंदर सेबी अपने कमेंट देगा। जैसे ही आपने ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर दिया है तो सेबी के पास 15 दिन का टाइम होता है उस पर अपने कमेंट्स वो देने का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5 दिन एक्सटेंड हो जाएंगे अगर सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांग लिया। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट बोर्ड है सॉट क्लैरिफिकेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर टू ओपन ऑफर द पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ कमेंट शैल बी एक्सटेंडेड टू द 5th वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई। सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई से 5 दिन तक का सेबी के पास टाइम रहेगा अगर उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन मांग लिया तो फिर वो कमेंट देने के लिए। उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कंपीटिंग ऑफर आ गया तो सेबी को सेम डे कमेंट देना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है, इन केस कंपीटिंग ऑफर द बोर्ड शैल प्रोवाइड इट्स कमेंट ऑन ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपीटिंग ऑफर ऑन द सेम डे। तो उसमें एक ही दिन का टाइम रहता है, मतलब सेम ही डे का टाइम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ लेटर ऑफ ऑफर एंड व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर द लेटर ऑफ ऑफर। तो लेटर ऑफ ऑफर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ डिस्पैच्ड टू ऑल द शेयर होल्डर। इट कंटेन डिटेल अबाउट ऑफर, बैकग्राउंड ऑफ एक्वायरर एंड PSEs, स्क्रो अरेंजमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टारगेट कंपनी क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑफर प्राइस, प्राइस का जस्टिफिकेशन जो है ऑफर प्राइस का वो दो, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है लेटर ऑफ ऑफर में आएगी और यही सब डिस्क्लोज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर स्क्रो अंडर रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1, not later than 2 working day prior to the date of detailed public statement of the open offer, the acquirer shall create an escrow account towards security for performance of obligation and deposit in escrow account such aggregate amount as per the following scale। तो बस यही कहा है कि आपको जो है डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 2 दिन पहले आपको जो है एक escrow account बना लेना है, और उसमें जो है सिक्योरिटी के लिए आपको जो है कंसिडरेशन आपको उसमें डिपॉजिट करना होता है, और कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। जैसे कि स्केल में दे रखा है कि कंसिडरेशन पेएबल अंडर द ओपन ऑफर जो है, अगर वो फर्स्ट 500 है तो उसका 25% जो है उस अमाउंट का आपको स्क्रो में जमा करना है, और अगर जो 500 से ज़्यादा है तो जो 500 फर्स्ट 500 का तो 25% जमा कर दिया, बाकी का जो बचा है उसका 10% आपको जमा करना है। इसके बाद इसी स्क्रो की नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर कंडीशनल ऑफर है तो उसके केस में आपको 100% ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का आपको अमाउंट जमा करना है, या फिर 50% जो है ओपन ऑफर का आपको अमाउंट जमा करना है, विच एवर इज जो भी हायर है उतना जमा करना है, 50% ऑफ ओपन ऑफर। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर इनडायरेक्ट एक्विजिशन है तो आपको 100% उसके केस में जमा करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रो अकाउंट में क्या क्या जमा हो सकता है कंसिडरेशन के लिए। तो पहला है कि आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो विथ एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। सेकेंड है बैंक गारंटी इशू इन फेवर ऑफ मैनेजर टू ओपन ऑफर बाय एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक। उसके बाद थर्ड है कैश डिपॉजिट ऑफ फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर और एनी फ्रीली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी विथ अप्रोप्रिएट मार्जिन। तो आप कोई भी शेयर या सिक्योरिटी भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हो और फ्रीली ट्रांसफरेबल हो। तो ये तीनों चीज़ें आप जमा कर सकते हैं, कैश, बैंक गारंटी और शेयर और सिक्योरिटी। इसके बाद लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सिक्योरिटी श्योर टू बी प्रोवाइडेड टूवर्ड स्क्रो अकाउंट अंडर क्लोज C शैल बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 9। मतलब कि जो शेयर और सिक्योरिटी आप जमा कर रहे हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो, और 95% जो भी है 90% या 95% जो ग्रीवेंस वगैरह रिड्यूस करने वाली, मतलब सिक्योरिटी अच्छी वाली होनी चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर स्क्रो में सिर्फ बैंक गारंटी या सिक्योरिटी है तो 1% केस भी जमा कर दो, क्योंकि फिर सूखा सूखा ना हो। तो उसमें लिखा हुआ है, एज पर रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 4, in the event escrow account being created by way of bank guarantee or deposit of security, the acquirer shall ensure that at least 1% of the total consideration payable is deposited in case with scheduled commercial bank as a part of escrow अकाउंट। तो हाँ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 1% जो है वो escrow अकाउंट में एज ए पार्ट आपको जमा कर देना चाहिए। तो उसके बाद कुछ पॉइंट है कि भैया अगर कैश डिपॉजिट करो तो आप जो है जो मैनेजर टू ओपन ऑफर है उसको एम्पावर कर दो कि ताकि वो कैश को यूज़ कर सके, इंस्टेड ऑफ द बैंक टू इशू बैंकर चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट लाइंग इन द क्रेडिट वगैरह। और अगर आपने बैंक गारंटी दी है तो आप जो है बैंक गारंटी वो ओपन ऑफर के जो मैनेजर है उसके फेवर में कर दो, तो वो जो है वो काम कर सके उसके बाद। और अगर आपने सिक्योरिटी दी है तो आप जो है एम्पावर कर दो मैनेजर टू ओपन ऑफर को, ताकि वो रियलाइज़ कर सके उन सिक्योरिटी की वैल्यू बाय सेल और अदरवाइज। एंड इन द इवेंट देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन दिस अकाउंट, द मैनेजर टू ओपन ऑफर शैल बी लाइबल टू मेक गुड सच शॉर्टफॉल। अगर कुछ अमाउंट में कम रह गया पेमेंट में तो फिर मैनेजर टू ओपन ऑफर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी पेमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 10।
द escrow account deposited हाँ द escrow account deposited with bank in cash shall be released only इन द फॉलोइंग मैन। तो जो escrow account में जो केस जो आपने जमा कर रखा है वो सिर्फ इन्हीं केसेस में जो कि रिलीज़ हो सकता है। पहला है द एंटायर अमाउंट टू द अक्वायर अपॉन विड्रावल ऑफ ऑफर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 23 एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजर टू ऑफर ओपन ऑफर। तो जो इंटायर अमाउंट है वो एक्वायर को मिल जाएगा जब अगर ओपन ऑफर जो है विड्रॉ हो गया रेगुलेशन 23 में जो कंडीशन दी हुई है उन वजह से, तो और वो सर्टिफाई है मैनेजर टू ओपन ऑफर द्वारा। तो पहला पॉइंट है इंटायर अमाउंट एक्वायर को जाएगा। सेकेंड पॉइंट है फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 90% ऑफ द स्क्रू अकाउंट टू द स्पेशल स्क्रू अकाउंट इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशन 21। तो जो 90% अमाउंट जो है स्क्रू अकाउंट में है वो स्पेशल स्क्रू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रेगुलेशन 21 के हिसाब से। मतलब वही जब आप पेमेंट करने वाले होते हैं तो इस पे 90% अमाउंट जो है स्क्रो से स्पेशल स्क्रो में जाता है और फिर शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता है। उसके बाद जो है इसी से कनेक्टेड पॉइंट है टू द अक्वायर को पैसा मिल जाएगा द बैलेंस ऑफ द स्क्रो अकाउंट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ कैश टू स्पेशल स्क्रो अकाउंट जो कि 90% हो गया है ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डे फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर हु हैव टेंडर देयर शेयर। तो 90% आपने स्पेशल एस्क्रो में डाला तो उससे आपने पेमेंट कर दिया होगा सारा शेयर होल्डर को, और 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं पेमेंट के, तो आप जो है वो बैलेंस अमाउंट जो है वो एक्वायरर को दे दो। उसके बाद है इंटायर अमाउंट जो है एक्वायरर को मिल जाएगा अपॉन एक्सपायरी ऑफ 30 डे फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर हु हैव टेंडर देयर शेयर। सारा ही पैसा एक्वायरर को दे देंगे अगर आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है, 30 डे की एक्सपायरी हो चुकी है, अपॉन एक्सपायरी ऑफ 30 डे, हाँ पेमेंट कर दिया 30 डे की एक्सपायरी हो गई है, तो आप एक्वायरर को सारा पैसा दे दो, क्योंकि अगर वो पैसा जो है एक्वायरर ने अलग से दे दिया तो ये पैसा एक्वायरर को रिलीज़ कर दो। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इन द एंटायर अमाउंट टू द मैनेजर टू ओपन ऑफर। सारा पैसा मैनेजर टू ओपन ऑफर के पास चला जाएगा अगर फॉरफीचर हो गया है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन की वजह से फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉलोइंग। और फिर वो जो फॉरफीचर हो जाएगा उसके बाद वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉलोइंग मैनर में आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज एसोसिएटेड विद द ओपन ऑफर। तो वो पैसा जो है फॉलोइंग मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन पहले जो एक्सपेंसेस है इंटरमीडियरीज जो भी इन्वॉल्व थी इस ट्रांजेक्शन में उनका एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद, तो 1/3 जाएगा escrow अकाउंट टू द टारगेट कंपनी, वन थर्ड ऑफ द escrow अकाउंट टू द टारगेट कंपनी को जाएगा, 1/3 ऑफ द escrow अकाउंट टू IPEF इस्टेब्लिश्ड अंडर सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन 2009। और लास्ट वाला 1/3 जो जाएगा वो जाएगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रो राटा अमंग द शेयर होल्डर हु हैव एक्सेप्टेड द ओपन ऑफर। तो 1/3 ऑफ द escrow अकाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रो राटा अमंग द शेयर होल्डर हु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो जो जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया था उनके पास चला जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इंटायर अमाउंट, पहला वाला इंटायर अमाउंट टू द अक्वायर अपॉन विड्रॉवल पे जाएगा। सेकेंड 90% जो है वो स्पेशल escrow में जा सकता है। थर्ड है टू अक्वायर द बैलेंस अमाउंट। फोर्थ है इंटायर अमाउंट टू अक्वायर अपॉन 30 डेज वाला। और फिर लास्ट वाला है वो मैनेजर के पास जाता है फॉर फीचर में। 1/3 सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थैंक यू। चैप्टर 2 का पार्ट 10 शुरू होता है अब। टॉपिक है अदर प्रोसीजर। इसका पहला पॉइंट है ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को भी दे दो। जब आप ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर जब सेबी को देते हो तो उसकी कॉपी जो है आपको साइमल्टेनियसली जो है स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को भी दे देनी चाहिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। रेगुलेशन 18 प्रोवाइड्स साइमल्टेनियसली विद द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर विद सेबी the acquirer shall send copy of draft letter of offer to target company at its registered office address and to all stock exchange where the shares of the target company are listed। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है फाइनल लेटर ऑफ ऑफर उन्हीं शेयर होल्डर को जाएगा जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपीयर करेगा आइडेंटिफाइड डेट में, जो कि 7 दिन के अंदर होगी फ्रॉम सेबीज कमेंट। तो इसको पढ़ लेते हैं। एज पर रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 2 the letter of offer shall be dispatched to shareholders whose name appear on the register of member of the target company as on the identified date, not later than 7 days from the receipt of comment from SEBI। उसके बाद थर्ड पॉइंट है
कि टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले तक आप अपवर्ड रिवीजन कर सकते हो। तो रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 4 कहता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर कॉम्पिटिंग ऑफर हैज़ बीन मेड, कॉम्पिटिटिव ऑफर आया या नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अक्वायर जो है, एन अक्वायर में मेक अपवर्ड रिवीजन टू द ऑफर प्राइस एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन टू द नंबर ऑफ शेयर sought to be acquired under the open offer at any time prior to commencement of last one working day before the commencement of tendering period। तो बेसिकली वही कह रहा है कि अब टेंडरिंग पीरियड से एक दिन पहले आप जो है अपना प्राइस जो है उसको रिवाइज कर सकते हो, अपवर्ड रिवाइज कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी अपवर्ड रिवीजन करो तो ये 3 काम करना पड़ेगा। अगर आपने जब भी अपने जो ऑफ़र साइज़ है उसको अपवर्ड रिवाइज़ किया, ऑफ़र प्राइस को अपवर्ड रिवाइज़ किया, तो 3 काम कुछ करने पड़ेंगे। एक बार पढ़ते हैं इसको। इन द इवेंट ऑफ एनी रिवीजन ऑफ ओपन ऑफर वेदर बाय वे ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन ऑफर प्राइस और ऑफर साइज, द अक्वायरर शैल, पहला काम करना है, मेक करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अमाउंट केप्ट इन स्क्रो अंडर रेगुलेशन 17। तो जो स्क्रो अकाउंट है उसके अंदर आपको जितना आपने ऑफर साइज़ बढ़ाया उतना ही पैसा बढ़ा दो। सेकेंड, मेक announcement in respect of such revision in all newspaper in which detailed public statement pursuant to public announcement was made। तो जहाँ जहाँ भी आपने डिटेल्स पब्लिक स्टेटमेंट जो है आपने पब्लिश किया था जिस भी न्यूज़पेपर में, वहाँ पे आपको इसी रिवीजन के रिगार्डिंग जो है आपको एक अनाउंसमेंट करना है, सबको बताना पड़ेगा। और तीसरी बात है, साइमल्टेनियसली विथ इशू ऑफ सच अनाउंसमेंट इन्फॉर्म बोर्ड ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी आर लिस्टेड एंड टारगेट कंपनी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो आपको सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को तीनों को बताना। तो ये 3 काम करने होते हैं। स्क्रो में अकाउंट अमाउंट बढ़ाना होता है, न्यूज़पेपर में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है और इन्फॉर्म करना होता है बोर्ड, सेबी और बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के एक दिन पहले तक आपको देना पड़ेगा। तो रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 7 कहता है, द अक्वायरर शैल इशू एडवर्टाइजमेंट इन फॉर्म इन सच फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड 1 day बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टेंडरिंग पीरियड अनाउंसिंग शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ओपन ऑफर, द स्टेटस ऑफ स्टैट्यूटरी एंड अदर अप्रूवल if any, whether for acquisition attracting the obligation to open offer under this regulation और open offer फालतू बकवास है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी का जो एडवर्टाइजमेंट है टेंडरिंग पीरियड कमेंस होने के एक दिन पहले आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उसी में जो है आपको वो जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं देंगे शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी का, वो जो है आपको पब्लिश भी करना होगा न्यूज़पेपर में जहाँ पे अपने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दिए, और ये साथ ही साथ बोर्ड को, मतलब सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी तीनों को ये जो है आपको दे देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सेबी की कमेंट से 12 वर्किंग डे के अंदर टेंडरिंग पीरियड शुरू हो जाना चाहिए और 10 दिन चलना चाहिए। तो मतलब टेंडरिंग पीरियड जो है 12 दिन के अंदर चालू हो जाएगा सेबी की कमेंट से, और उसका जो टेंडरिंग पीरियड का टोटल टाइम रहेगा वो 10 दिन चलेगा। एक बार पढ़ते हैं इसको। टेंडरिंग पीरियड शाल नॉट लेटर देन 12 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कमेंट फ्रॉम सेबी एंड शैल रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज। तो टेंडरिंग पीरियड जो है स्टार्ट होगा 12 दिन के अंदर ही अंदर और 10 दिन चलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, टेंडरिंग पीरियड एंड से 10 दिन में पेमेंट कर दो। तो इसको पढ़ते हैं। अक्वायरर शैल विद इन 10 वर्किंग डे फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ टेंडरिंग पीरियड कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट अंडर दिस रेगुलेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर हु हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो सारी रिक्वायरमेंट इस रेगुलेशन के अंदर जो भी दी है वो सारी फुलफिल करो और पेमेंट कर दो कंसिडरेशन का शेयर होल्डर को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द अक्वायरर शैल इशू पोस्ट ऑफर एडवर्टाइजमेंट। पोस्ट ऑफर एडवर्टाइजमेंट आपको देना होता है जो कि 5 दिन में आप देते हैं, 5 दिन के अंदर आपको देना होता है। आपका जो ये ख़त्म हो जाता है टेंडरिंग पीरियड शैल। उसके बाद एक बार पढ़ते हैं इसको। द अक्वायरर शैल इशू अ पोस्ट ऑफर एडवर्टाइजमेंट विद इन 5 वर्किंग डे आफ्टर द ऑफर पीरियड। हाँ वही। उसके बाद गिविंग डिटेल इंक्लूडिंग एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर, टेंडर, एक्सेप्टेड, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो बेसिकली इसके अंदर आप क्या क्या डिटेल दोगे, तो आप तो ये बताओगे ना कि हमने जो ओपन ऑफर दिया था तो कितने एग्रीगेट शेयर टेंडर शेयर होल्डर ने किए, कितने हमने एक्सेप्ट किए, और किस डेट को हम पेमेंट करेंगे कंसिडरेशन का, वो सच एडवर्टाइजमेंट शैल बी। और वही ये जो एडवर्टाइजमेंट है
न्यूज़पेपर में पब्लिश करो जहाँ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, और बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज और टारगेट कंपनी को भी दे दो। इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है कंडीशनल ऑफर, जो कि है रेगुलेशन 19 के अंदर। रेगुलेशन 19, एन अक्वायर में मेक ओपन ऑफर कंडीशनल एज टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसका कीवर्ड ये है कि मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो होना चाहिए, उसी को कंडीशनल ऑफर कहते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है, इन द इवेंट डिज़ायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ओपन ऑफर इज़ नॉट रिसीव्ड। अगर जितना हमें चाहिए था उतना अगर हमें नहीं मिला, then the acquirer shall not acquire any share under the open offer, and agreement attracting the obligation to make open offer shall be rescinded। दो काम होंगे, अगर हमें जितना डिज़ायर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए था वो अगर रिसीव नहीं हुआ, तो पहला काम तो होगा कि अक्वायर कोई भी शेयर नहीं खरीदेगा ओपन ऑफर के अंदर, और दूसरा कि एग्रीमेंट, जिस एग्रीमेंट से ये जो ऑब्लिगेशन आया था ओपन ऑफर का, वो एग्रीमेंट भी रिसेंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ओपन ऑफर के बाहर से कोई शेयर नहीं खरीदेगा। तो फिर इसको पढ़ते हैं, वेयर एन ओपन ऑफर इज मेड कंडीशनल अपॉन टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, द अक्वायरर अलॉन्ग विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विथ हिम shall not acquire during the offer period any share in target company except under the open offer। तो वही ओपन ऑफर के बाहर से आप कोई भी शेयर नहीं खरीदेंगे अगर आपने मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का ऑफर दिया है, तो आपको ऑफर पीरियड में ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद डब्बे में पूछा है, इफ़ द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट रीच कैन अक्वायर शेयर अंडर द परचेज स्कीम विच ट्रिगर द ऑफर। तो वही वाली बेसिकली जो ऊपर पढ़ा था वही सवाल में आ गया। तो इसमें ये लिखा है, इफ़ मिनिमम लेवल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट रीच अक्वायर शैल नॉट अक्वायर द शेयर, और वो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट रिसेंड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटिंग ऑफर, रेगुलेशन 12 इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन 20 कॉम्पिटिंग ऑफर। नंबर 1, अंडर रेगुलेशन 20 पहले है कि कितने टाइम में जो है कॉम्पिटिंग ऑफर आपको देना पड़ेगा। तो अपॉन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर फॉर अक्वायरिंग शेयर ऑफ टारगेट कंपनी बिंग मेड, अगर ओपन ऑफर जो है टारगेट कंपनी के शेयर अक्वायर करने के लिए अगर किसी ने दे दिया है, तो एनी पर्सन अदर देन द अक्वायर हु हैज़ मेड सच पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द अक्वायर हु इज़ मेड द फर्स्ट। तो जो पहले बंदे ने जो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दिया है उसके 15 दिन के अंदर जो है अगला बंदा जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है ओपन ऑफर की। उसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वांटम ऑफ कॉम्पिटिंग ऑफर। तो आप जो कॉम्पिटिंग ऑफर दे रहे हो उसके बदले में उसके सामने, तो आपका जो उसका क्वांटम कितना बड़ा होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, तो साइज़ एटलीस्ट उतना तो हो जितना पहले वाले बंदे के पास टोटल शेयर है और उसने ऑफर दिया वो मिला के हो। तो ये इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द ओपन ऑफर मेड अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी फॉर सच नंबर ऑफ शेयर विच taken together with share held by such acquirer along with the person acting in concert with him shall be at least equal to the holding of acquirer who has made the first public announcement, including the number of share proposed to be acquired by him under the offer and any underlying agreement for the sale of share of the target company pursuant to which offer is made। तो वही कह रहा है, पहले वाले बंदे के पास जितने शेयर हैं और जितना वो प्रपोज कर रहा है उसके बराबर आपका भी होना चाहिए टोटल शेयर अक्वायर का ऑफर। सिर्फ कंडीशनल के बंदे कंडीशनल। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर आप कंडीशनल ऑफर दे रहे हो तो उसके अगर जो पहला बंदे ने कंडीशनल ऑफर दिया तो उसके बदले में आप कॉम्पिटिंग ऑफर दे रहे हो तो आप कंडीशनल दे सकते हो लेकिन पहले बंदे ने अगर रेगुलर ऑफर दिया तो आप फिर कंडीशनल नहीं दे सकते। तो एक बार पढ़ते हैं इसको, अनलेस द ओपन ऑफर मेड इज़ ओपन ऑफर कंडीशनल एज टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, नो अक्वायर मेकिंग अ कॉम्पिटिंग ऑफर में बी मेड कंडीशनल एज टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बात ही नेगेटिव तरीके से शुरू हुई कि जब तक कि जो पहला वाला बंदे ने कंडीशनल ऑफर नहीं दिया तो आप भी नहीं दे सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट डे लेटेस्ट ऑफर के हिसाब से होगी। तो मतलब सारी जो डेट है आइडेंटिकल रहे, दोनों की कॉन्करेंटली चले टाइमलाइन, इसलिए जो है ये प्रोविज़न है कि द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी एंड टेंडरिंग पीरियड फॉर ऑल द कॉम्पिटिंग ऑफर शैल बी कैरिड आउट विथ आइडेंटिकल टाइमलाइन। सभी की टाइमलाइन आइडेंटिकल होनी चाहिए। एंड द लास्ट डेट फॉर टेंडरिंग शेयर इन अकॉर्डेंस टेंडरिंग शेयर इन एक्सेप्टेंस of the every company offer shall stand revised
टू द लास्ट डे ऑफ टेंडरिंग शेयर इन एक्सेप्टेंस ऑफ कॉम्पिटिंग ऑफर लास्ट मिनट। तो वही लास्ट बंदे ने जो लास्ट कॉम्पिटिंग ऑफर आया उसके हिसाब से सारी टाइमलाइन जो है रिवाइज हो जाएगी सभी की, पहले वालों की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपॉन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिंग ऑफर एन अक्वायर हु हैज़ मेड preceding competing offer shall be entitled to revise the term of his open offer provided such revised टर्म्स आर मोर फेवरेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। तो बेसिकली अगर आपने पहले ऑफर दिया, दूसरे बंदे ने किसी ने और अट्रैक्टिव ऑफर दे दिया, तो आपको भी हक है, आप भी अपना ऑफर जो है आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि वो जो रिवाइज आप करो वो ज़्यादा फेवरेबल हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडेड दैट द अक्वायर मेकिंग द कंपनी ऑफर शैल बी इंटाइटल टू मेक अपवर्ड रिविजन ऑफ ऑफर। हाँ, और वो जो आप फेवरेबल जो आप रिवाइज कर रहे हो वो एक वर्किंग डे पहले तक ही आप कर सकते हो, टेंडरिंग पीरियड शुरू होने के, उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है टॉपिक। उसके बाद एक बार इसको फिर से फटाफट कर देते हैं। पहली बात ये कि आपको 15 दिन के अंदर जो है कॉम्पिटिंग ऑफर देना है डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट से पहले वाले बंदे के। दूसरा, आपका क्वांटम जो है अगले वाले बंदे के बराबर होना चाहिए। तीसरी बात है कि सिर्फ कंडीशनल ऑफर अगर उसने दिया है तो ही आप कंडीशनल ऑफर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि लास्ट डे जो है वो लेटेस्ट ऑफ़र के हिसाब से होगी, ताकि सारे जो भी ऑफ़र है वो कॉन्ट्रेंटली आइडेंटिकल टाइमलाइन पे चले। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो बंदा है पहला जिसने ऑफ़र दिया वो रिवाइज कर सकता है, पर उसको ध्यान रखना है कि टर्म मोर फेवरेबल हो और एक दिन पहले तक आप रिवाइज कर सकते हो अपवर्ड। और यहाँ पे ये ख़त्म होता है कॉम्पिटिंग ऑफ़र और इसके साथ ये वाला पार्ट भी। चैप्टर 2 पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टॉपिक से। तो टॉपिक कहता है अगर कैश में पेमेंट करना है तो स्पेशल स्क्रो में जो बैलेंस पैसा है वो जमा कर दो, क्योंकि आप स्क्रो अकाउंट में 90% पैसा तो जमा करते ही हो, स्पेशल स्क्रो में जो बाकी का पैसा है वो जमा कर देना होता है आपको। सॉरी, स्क्रो अकाउंट में आप जो है 25% पैसा जमा करते हो, उसके बाद जो बाकी का पैसा है वो स्पेशल स्क्रो में डालना होता है। एक बार पढ़ते हैं इसको। रेगुलेशन 21 स्टूपलेट फॉर द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेएबल इन कैश द अक्वायर शैल ओपन अ स्पेशल स्क्रो अकाउंट विथ बैंकर टू इशू एंड डिपॉजिट देयर इन सच सम एज वुड टुगेदर विथ कैश ट्रांसफर्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सब रेगुलेशन 10 ऑफ रेगुलेशन 17। तो रेगुलेशन 17 के जो सब रेगुलेशन 10 है और इसका क्लॉज बी है, जिसमें अपन स्क्रो अकाउंट से स्पेशल स्क्रो में 90% पैसा जो हम विड्रॉ करते हैं वो उस पैसे को मिला के मेक द एंटायर सम ड्यू एंड पेएबल टू द शेयर होल्डर एज कंसिडरेशन पेएबल अंडर द ऑफर एंड एम्पावर द मैनेजर टू द ऑफर टू ऑपरेट स्पेशल स्क्रो अकाउंट। तो ये पॉइंट ही कह रहा है कि आपको जो है अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको स्पेशल स्क्रो अकाउंट में, जो कि आप एक बैंकर टू इन इशू के साथ ओपन करेंगे, उसमें आपको डिपॉजिट करना है उतना पैसा जितना कि जो आपने 25% जो जमा किया था स्क्रो अकाउंट में उसका 90% को अगर जोड़ दिया जाए और अभी जो आप जमा कर रहे हो उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो टोटल जितना भी पेमेंट करना है उसके बराबर हो जाए, है ना। विच सम वुड टुगेदर विथ कैश मेक अप द इंटायर सम ड्यू एंड पेबल टू शेयर होल्डर। हाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो पेमेंट है आपको 10 दिन में करना है, तो इसको पढ़ते हैं। जो टेंडिंग पीरियड है वहाँ से 10 दिन में करना है। तो द अक्वायर शैल कंप्लीट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वेदर इन फॉर्म ऑफ कैश और बाय इशू एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी टू शेयर होल्डर हु हैव टेंडर द शेयर इन अकॉर्डेंस विद द ओपन ऑफर विद इन 10 वर्किंग डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टेंडिंग पीरियड। टेंडिंग पीरियड के एक्सपायर के 10 दिन के अंदर करना है। अगला है 7 साल तक स्पेशल स्क्रो में अनक्लेम पैसा रखा है तो IEPF में डाल दो। तो ये कहता है एनी अनक्लेम बैलेंस लाइंग इन क्रेडिट ऑफ स्पेशल स्क्रो अकाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट देयर ऑफ शैल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड इस्टेब्लिश्ड अंडर द सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन 2009। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन। तो ये कहता है कि जिस एक्विजिशन की वजह से ओपन ऑफर देना पड़ रहा है वो ओपन ऑफर एक्सपायर होने के बाद ही एक्वायर कर सकते हो आप। तो इसको पढ़ते हैं। रेगुलेशन 21 सब रेगुलेशन 1 द एक्वायर शैल नॉट कंप्लीट द एक्विजिशन ऑफ शेयर और वोटिंग राइट
or control over the target company, whether by way of subscription to share or purchase of share, attracting the obligation to make an open offer for acquiring share until the expiry of ऑफर पीरियड के एक्सपायर होने के बाद ही आप जो है वो शेयर और वोटिंग राइट बाय कर सकते हो या आप अक्वायर कर सकते हो, जो कि जिनकी वजह से आपको अट्रैक्ट हुआ है ओब्लिगेशन ओपन ऑफर करने का। उसके बाद सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे कहता है कि द अक्वायर शैल कंप्लीट द एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्टेड अंडर द एग्रीमेंट अट्रैक्टिंग द obligation to make open offer not later than 26 वीक फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द ऑफर पीरियड। तो वो एक्वेशन आप ऑफर पीरियड में नहीं कर सकते, लेकिन ऑफर पीरियड की एक्सपायरी के 26 हफ्ते के अंदर आपको करना भी है। तो 26 हफ्ते का ध्यान रखना कि 26 हफ्ते के अंदर आप इसको कर लो। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है अगर जल्दी है तो आप जल्दी भी इसको एक्वायर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिपॉजिट करना होगा इंटायर कंसिडरेशन, और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के 21 दिन के बाद आप एक्वायर कर सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 1 सब्जेक्ट टू अक्वायर डिपॉजिटिंग इन escrow अकाउंट अंडर रेगुलेशन 17 कैश और प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल एंड इररिवोकेबल गारंटी इशू इन फेवर ऑफ मैनेजर टू ओपन ऑफर of an amount equal to entire consideration payable under the open offer after assuming full acceptance of open offer. The parties to such agreement may, after the expiry of 21 working days from the date of detailed public statement, act upon the agreement and acquirer may complete the acquisition of share or voting right in or control over the target company. तो यही कहा है कि आप जो है इंटायर कैश या फिर कोई बैंक गारंटी अगर आप इशू कर रहे हो मर्चेंट बैंकर के फेवर में जो कि इंटायर कंसिडरेशन के इक्वल हो, तब आप 21 दिन में कर सकते हो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विड्रावल ऑफ ओपन ऑफर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेगुलेशन 23। तो ये कहता है एन ओपन ऑफर फॉर अक्वायरिंग शेयर्स वंस मेड शैल नॉट बी विड्रॉन। एक बार अपने ऑफर दे दिया तो विड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो पहला है स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर ओपन ऑफर और फॉर अफेक्टिंग एक्विजिशन अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर अंडर दिस रेगुलेशन हैविंग बीन फाइनली रिफ्यूज्ड। तो जो स्टैट्यूटरी अप्रूवल है वो रिफ्यूज़ हो गई है, जो कि अपन को ओपन ऑफर के लिए चाहिए होती है, या फिर वो जो एक्विजिशन आपको करना है वो एक्वायर करने के लिए जो है आपको चाहिए होती है वो आपको मिली नहीं है। या फिर सेकेंड है द अक्वायर बिंग नेचुरल पर्सन है डाइड, जो अक्वायर था वो नेचुरल पर्सन था, वो मर गया। उसके बाद तीसरा है एनी कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन अट्रैक्टिंग द ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर इज नॉट मेट फॉर रीजन आउटसाइड द रीजनेबल कंट्रोल ऑफ अक्वायर and such agreement is rescinded subject to such condition having been specifically disclosed in detailed public statement and letter of offer। तो अगर अक्वायरर ने ऐसी कोई कंडीशन रखी थी कि वो कंडीशन पूरी होगी तभी जो है मैं ये एक्वायर करूँगा, जिसमें क्या कह रहा है अट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशन टू ओपन ऑफर। हाँ, तो जो कंडीशन जो उसने रखी थी कि ये कंडीशन पूरी होगी तभी मैं एक्वायर करूँगा और ओपन ऑफर का जो है अट्रैक्ट होगा, तो वो कंडीशन मीट नहीं हुई, और वो जो कंडीशन मीट न होने का कारण था वो उसके कंट्रोल के बाहर था, और उसने जो है ये सब कंडीशन के बारे में डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में बता भी रखा था, तो फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है जो कि सेबी के ओपिनियन में लगता है कि उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है विड्रॉवल ही सही फैसला है, तो पढ़ते हैं इसको। सच सर्कमस्टेंसेस एज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड मेरिट विड्रॉवल, तो विड्रॉ कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। पहला है स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं मिला, रिफ्यूज़ हो गया है, नेचुरल पर्सन डाई, और तीसरा है कोई कंडीशन जो स्टिपुलेट करी थी एग्रीमेंट में वो मीट नहीं हुई, और चौथा है कि सच सर्कमस्टेंसेस एंड इन द ओपिनियन ऑफ सेबी मेरिट्स विड्रॉवल। उसके बाद है कि अगर विड्रॉ कर दिया इन द इवेंट ऑफ विड्रॉवल ऑफ ओपन ऑफर अक्वायर शैल थ्रू द मैनेजर टू ओपन ऑफर विद इन 2 वर्किंग डेज। तो 2 दिन में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। मेक एन अनाउंसमेंट इन द सेम न्यूज़पेपर
in which public announcement of open offer was published, providing the ground and reason for withdrawal। तो आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो कि हमने विड्रॉ कर दिया, उसका क्या ग्राउंड थे, क्या रीज़न थे वो बता दो। साइमल्टेनियसली विद द अनाउंसमेंट इन्फॉर्म बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे अपने शेयर लिस्टेड है और टारगेट कंपनी को बता दो। तो यहाँ पे ये रेगुलेशन 23 खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अदर ऑब्लिगेशन। तो सबसे पहले आता है ऑब्लिगेशन डायरेक्टर और टारगेट कंपनी का। तो टारगेट कंपनी के डायरेक्टर का क्या ऑब्लिगेशन है। रेगुलेशन 24, ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड नो पर्सन रिप्रेजेंटिंग अक्वायर और एनी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विथ हिम शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी वेदर एज एन एडिशनल डायरेक्टर और इन कैजुअल वैकेंसी। तो पॉइंट ये कह रहा है कि अक्वायर का जो आदमी है, जो अक्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पर्सन जो है डायरेक्टर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता है ऑन द बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड के टाइम पे ये नहीं हो सकता, उसके बाद आप कर सकते हो। तो वही है, ना ही वो एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हो उसको, ना ही कैजुअल वैकेंसी में उसको अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है अगर इंटायर कंसिडरेशन केस में जमा कर दोगे तो आप अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 15 दिन बाद। तो ये पढ़ते हैं इसको। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर एन इनिशियल period of 15 working days from the date of detailed public statement, appointment of person presenting the acquirer on the board of director may be affected in the event the acquirer deposit in cash in escrow account the entire consideration payable under the open offer। तो कैश में पेमेंट करना है, वो भी कैश में पेमेंट करना है escrow अकाउंट में सारा पैसे का, तब आप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है कि अगर जो है कोई ऑफ़र ऐसा है जिसके टर्म्स जो है वो कंडीशन वाले हैं, ऐसी कोई कंडीशन है जिस एग्रीमेंट में कंडीशन है कि वो कंडीशन पूरी होगी तभी वो अक्वायर करेगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द अक्वायर हैज़ स्टिपुलेटेड कंडीशन टू विच द ओपन ऑफर इज सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 23 सब रेगुलेशन 1 clause C, no director representing the acquirer may be appointed to board of target company during the offer period unless the acquirer has waived or attended such condition। तो वो कंडीशन जो अभी विड्रॉल में थी थर्ड पॉइंट में, वही कंडीशन अगर है ऐसी कोई कंडीशन, तो या तो वो वेव कर दे या फिर वो अटेंड कर ले, तभी आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई ऑफ़र है जो कि है मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का, बेसिकली कंडीशनल ऑफर है, तो भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। इसको पढ़ते हैं। वेयर एन ऑफर इज मेड कंडीशनल अपॉन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस द अक्वायरर एंड द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न शेल regardless of the size of cash deposited in escrow account not be entitled to appoint any director representing the acquirer। तो वही, अगर कंडीशनल ऑफर है तो आप भले कितना भी पैसे जमा कर दो, आप नहीं कर सकते अपना जो है डायरेक्टर अपॉइंट। इसके बाद एक और पॉइंट है सिमिलर, कि आपका अगर कोई कॉम्पिटिंग ऑफर आ गया है तो भी आप अक्वायर नहीं कर तो भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉम्पिटिंग ऑफर एंड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द कैश डिपॉजिटेड इन escrow by any acquirer there shall be no induction of new director to the board of director of target company। तो वही, चाहे कितना भी पैसे जमा कर लो आप, अगर कॉम्पिटिंग ऑफर आ गया तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ऑलरेडी डायरेक्टर अगर अपॉइंटेड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको पढ़ते हैं। इन द इवेंट द अक्वायर और द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न इज ऑलरेडी रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी। अगर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कोई करता है डायरेक्टर, तो सच डायरेक्टर शैल नॉट पार्टिसिपेट इन डेलिब्रेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी। वो डायरेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डेलिब्रेशन में बोर्ड के टारगेट कंपनी के, और ना ही वो वोट करेगा और वोट इन एनी मैटर इन रिलेशन टू ओपन ऑफर। तो ओपन ऑफर के कोई भी मैटर पे वो वोट नहीं करेगा। और यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन ख़त्म होते हैं। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। पहला है कि डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते ओपन ऑफर के पीरियड में, लेकिन अगर आप इंटायर कंसिडरेशन पे कर देते हो कैश में तो आप 15 दिन के DPS के 15 दिन के बाद कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा कंडीशन स्टिपुलेट करिए एग्रीमेंट में, तब नहीं कर सकते हो।
कोई कंडीशनल ऑफर है मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का, तब नहीं कर सकते हो। कॉम्पिटिंग ऑफर आ गया तब नहीं कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी कोई डायरेक्टर जो है आपको रिप्रेजेंट करता है तो वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा डेलिब्रेशन में, ना ही वो वोट करेगा। और यहाँ पे ख़त्म होता है कैप्सूल।